दोस्तों नमस्कार। हमने पिछली बार चर्चा की थी कि भारत में संवैधानिक विकास और कैसे हो रहा था और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसकी क्या थी। उसके पहले पार्ट में हमने बात किया था भारत में प्राचीन काल में किस प्रकार से संस्थाओं का विकास हो रहा था और हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें कहाँ से मिलनी शुरू हो जाती हैं और वो किस रूप में बची रहती हैं। ठीक है, तो प्राचीन समय में जो गणराज्य होते थे उस रूप में हमारे यहाँ लोकतंत्र की नींव पड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे गणराज्य समाप्त हो गए, लेकिन ग्राम सभा के रूप में हमारे यहाँ लोकतंत्र कहीं न कहीं सांस लेता रहा। अंग्रेज़ों के आने के बाद भी ग्राम किसी न किसी प्रकार से ग्राम सभा रही। चुनाव कैसे होता था, कौन उसमें मुखिया बनता था, ये सब बातें अलग हैं, लेकिन संविधान की बात यही है किसी न किसी प्रकार से वो संस्था जीवित रही। आपने लगान फिल्म में भी देखा होगा कि मुखिया अंग्रेज़ों के समय में भी रहता है। ठीक है, तो इसके आगे अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जहाँ से अंग्रेज़ हमारे देश में आते हैं। ठीक है, भारत में जब अंग्रेज़ आए थे तो उनके जो संवैधानिक ऐतिहासिक संविधान की जो विकास हुआ था उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक कंपनी का शासन, एक सम्राट का शासन। कंपनी का शासन शुरू होता है 1600 ईस्वी के आसपास से, लेकिन उस पर जो अंग्रेज़ों का अधिकार नियम बना के, अंग्रेज़ जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब होता है ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की संप्रभु संसद, वहाँ का राजा, वहाँ का ताज, जो भी कह लीजिए। तो 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके बाद से वो व्यापार कर रही थी, लेकिन उसके महत्वाकांक्षा बढ़ते गए। आपने इतिहास में सब पढ़ा होगा या फिर जानेंगे। तो अंग्रेज़ लोग कंपनी के रूप में आए थे, लेकिन धीरे धीरे उस पर कंपनी पे ही संवैधानिक रूप से अंकुश लगाते लगाते यह एक राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था बन गई। ठीक है, तो पहला देखिए कंपनी शासन जो था 1773 से 1758 तक संवैधानिक रूप से उन लोगों ने शासन किया था। और आपको पता होगा 1857 में एक विद्रोह होता है ना, 1857 में स्वतंत्रता संघर्ष होता है। स्वतंत्रता भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष था। और उसके बाद क्या हुआ कि 1858 में अंग्रेज़ों को लग गया कि यदि हमें यहाँ रहना है तो कायदे से शासन करना होगा, इसलिए फिर सम्राट ने सीधे अपने हाथों में यहाँ का शासन ले लिया। तो 1858 से 1947 तक वो अलग पार्ट हुआ। ठीक है, तो इन दो पार्टों पे हम बात करेंगे। तो पहला पार्ट जो है कंपनी का शासन जब शुरू हुआ तो सबसे पहला जो प्रयास था रेगुलेटिंग एक्ट था, आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट, इसके पहले भी एक एक्ट आया था जो रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के लिए था, आगे हम देखेंगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, बहुत महत्वपूर्ण एक्ट था। 1833 का चार्टर अधिनियम, ये और महत्वपूर्ण था क्योंकि जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि यहीं से शुरुआत हुई थी और शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन आगे देखते हैं। तो 1853 में चार्टर अधिनियम आया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे कैसे क्या हो रहा था। तो पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ठीक है, पहले जो शासन हो रहा था तो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को ऊपर पहला नियंत्रण था। ये देखिए, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं इसको, ये बहुत बोरिंग सा होता है किसी भी संवैधानिक इतिहास को पढ़ना, तो हर एक जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें से 3 या 4 बिंदु पे मैं चर्चा करूँगा और उसी को ले लिया हूँ, इसी को रटना है। इससे बाहर हो सकता है कोई भी एग्जाम में ना पूछे, इससे बाहर तो पूछने की गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, मैंने सारे पॉइंट, उसके मुख्य पॉइंट निकाल लिए हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर पहला नियंत्रण हुआ था। ये याद करना है, मतलब ये है रेगुलेटिंग एक्ट क्या था और उसकी विशेषताएं हम बाद में देखेंगे। तो पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर पहला नियंत्रण हो गया। ठीक है, और प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार मान्यता मिल गई। ये जो कंपनी थी वो अपने यहाँ निजी रूप से प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य कर रही थी, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, इसका देखिए रेगुलेटिंग नाम ही है, मतलब किसी भी चीज़ को रेगुलेट करना। तो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में पहली हस्तक्षेप था ये। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन का मतलब होता है सेंटर। ठीक है, जैसे आज भारत सरकार है वो राज्यों पे शासन करती है, उसी प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारत को एक अपना भाग ही मान लिया। जहाँ जहाँ भी वो थे, पूरा भारत तो इस समय इनके कब्जे में था नहीं। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, मतलब ये था कि पहला प्रयास था ये कि कोई दूसरी एक सेंटर हो और दूसरे जगह पे अपना शासन करें। तो इसकी विशेषताएं देखिए, इसकी विशेषताएं बड़ी ही अच्छी हैं। आप मतलब 4-5 पॉइंट हैं इसमें, यही याद करना है। ठीक है, और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बंगाल के गवर्नर जो थे वो गवर्नर जनरल हो गए। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के गवर्नर, जो बंगाल के गवर्नर थे उनका नाम बदल के गवर्नर जनरल रख दिया गया। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग पहले जो थे गवर्नर जनरल हुए। इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ। इसको आप याद रखेंगे, 4 सदस्यीय इसमें हुआ था। आगे जब हम देखेंगे तो ये इसमें 6 सदस्य और जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुआ था 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना हुई थी।
इनको ये सहायता करने के लिए जो गवर्नर जनरल थे। मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। पहले हर जगह जहाँ जहाँ भी कंपनी का शासन था वहाँ पे एक एक गवर्नर नियुक्त किए गए थे, लेकिन बाद में जब अंग्रेजों के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल नियुक्त हुए तो मद्रास आपको पता ही होगा कहाँ होगा, नहीं होगा तभी मैं बताऊँगा। और गवर्नर जो बंगाल के गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे। गवर्नर जनरल जानते ही हैं, ये बंगाल के थे, बंगाल में रह रहे थे, तो मतलब मद्रास और बम्बई दोनों के जो गवर्नर थे वो इनके गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। ठीक है, हमने 3 पॉइंट देखे, अब चौथा देखते हैं। तो 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय है ये, जिसको एससी बोला जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और उनके सहायता के लिए 3 न्यायाधीश रखे गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहली बार उच्चतम न्यायालय की कलकत्ता में स्थापना हुई थी और उच्चतम न्यायालय की हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की हुई थी, न कि हाई कोर्ट की। कंपनी के कर्मचारी, देखिए अब कंपनी के जो कर्मचारी थे उन पे क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए। निजी व्यापार वो नहीं कर सकते हैं, ये प्रतिबंध लगाया गया इस एक्ट के थ्रू, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। और उपहार अब नहीं ले सकते थे और रिश्वत भी नहीं ले सकते थे। इसका मतलब आपने समझा कि पहले ये सब चल रहा था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये सब नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है कि ये सब बंद हो गया होगा? ठीक है, बताइएगा कमेंट में। और छठा पॉइंट है, कंपनी को राजस्व, सैन्य और नागरिक मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी होती थी। तो 6 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, और 6 पॉइंट में से सारे पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण हैं। अब पॉइंट तो बहुत हैं, लेकिन हमने 6 पॉइंट इसमें से। हर एक एक्ट में कमियां होती हैं, अब इसमें भी कुछ कमियां थी जो बाद में पता चली। पहला ये था कि न्यायालय का न्याय क्षेत्र स्पष्ट नहीं था, कर्मचारियों के लिए है कि जनता के लिए, ये मुख्य कमी थी इस एक्ट की। इसी के बाद में इसी एक्ट को सुधारने के लिए बहुत सारे एक्ट, मतलब इसका संशोधन होगा, तो आगे देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम से एक अधिनियम आया जो 1781 में आया था। ठीक है, 1781 में बना था और ये इम्प्लीमेंट शायद 1786 में ही हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था, आपको मैंने बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी वो कमियां क्या थी। कमियां ये थी कि उसका न्यायिक क्षेत्र जो एससी बनी थी उसका न्यायिक क्षेत्र डिफाइन नहीं था, तो इसी में डिफाइन करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन ये था, गवर्नर जनरल कंपनी के कर्मचारी राजस्व संबंधित जो भी काम थे वो एससी न्याय क्षेत्र से बाहर रख दिए गए। तो ये स्पष्ट हो गया कि भाई इसमें एससी हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये कंपनी अपने हिसाब से इसको करेगी और ये न्याय क्षेत्र के बाहर होगा। दूसरा, कलकत्ता के लोग एससी के अधीन हो गए। कलकत्ता के जो भी लोग थे, खासकर इसमें जो पर्सनल लॉ थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, उसके तहत ये लोग शादी और इन सब के मामलों पे देखते थे। और इसके जो यहाँ के लोग थे, जो टेरिटरी थी अंग्रेज़ों की, उसके अंतर्गत जो भी लोग थे वो इस कोर्ट में जा सकते थे। और प्रांतीय जो न्यायालय थी, प्रांतीय न्यायालय जो थी, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो अंग्रेज़ों के समय में एक संवैधानिक एक्ट आया वो पिट्स इंडिया एक्ट था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं इसकी चर्चा करूंगा, और इसे बहुत बड़ा सा दिया हुआ है लेकिन इसके मैंने पॉइंट्स कुछ कलेक्ट किए हैं, तो उसी पे चर्चा करेंगे। कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र इसमें कहा गया। तो यदि क्वेश्चन आया कि ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र पहली बार किस एक्ट के तहत घोषित किया गया, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत था। कंपनी के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण जो था यहीं से शुरू हुआ था, मतलब एक तरह से कंपनी का जो प्रशासन था वो नियंत्रित कर लिया गया था, लेकिन अभी कंपनी के थ्रू ही काम किया जाता था। ऐसा नहीं है कि कंपनी को क्या हटा दिया गया और प्रशासन सीधे हाथ में ले लिया गया। ठीक है, कंपनी ही शासन कर रही थी, लेकिन कंपनी पे सारा जो अधिकार था वो गवर्नमेंट का था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और इसकी विशेषताएँ थी, कंपनी के राजनीतिक वाणिज्यिक जो अधिकार थे वो इसमें अलग अलग कर दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक यही था कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक जो अधिकार थे उसको अलग अलग कर दिया गया। एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई, ये नया निकाय था। आपने देखा होगा निदेशक मंडल जिसमें 4 सदस्य थे वो पहले ही स्थापित था, इसमें नियंत्रण बोर्ड एक नया निकाय जोड़ दिया गया। इसके अधीन कौन कौन से आते थे? अभी मैंने देखिए बताया ना कि पूर्ण नियंत्रण हो गया था, तो अब राजनीतिक और वाणिज्यिक जो दोनों भी काम थे वो कंपनी के, वो सरकार के नियंत्रण में थे, लेकिन काम असल में कंपनी ही कर रही थी, शासन कंपनी ही कर रही थी। तो ब्रिटिश में क्या क्या नियंत्रण किया था? भारत के सभी नागरिक जो है नागरिक संबंधी जो नियम हैं वो भी क्या होगा, ये इसका कंपनी ब्रिटिश के अंतर्गत आ गया। और सैन्य, सरकार, राजस्व, ये तीनों क्या हुए पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा एक असल में कंपनी के अधीन हो, कंपनी के अधीन तो थे ही, गवर्नमेंट के पास चले गए। निदेशक मंडल आ गया, और अब यहाँ पे द्वैत शासन नामक एक संस्था का उदय हुआ। द्वैत शासन मतलब नियंत्रण बोर्ड इन सब कामों को देखती थी और वाणिज्यिक काम जो थे निदेशक मंडल देखता था। ये केंद्र और राज्य की तरह जो सरकारें हैं आज वैसी नहीं, वो द्वैत शासन नहीं है। ये द्वैत शासन जो है इसमें 2 संस्थाएं शासन कर रही थी, इसलिए द्वैत बोला गया था।
उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट के 50 साल बाद एक महत्वपूर्ण बिल आता है जिसका नाम है 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, ये चार्टर अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे सुधार हुए और बहुत कुछ परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उससे आपने देखा होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गवर्नर का पद जो था वो गवर्नर जनरल का पद बना था और अब यहाँ परिवर्तित हो रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 1773 के बाद जो गवर्नर जनरल का पद था वो भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा क्योंकि एक गवर्नर जनरल होता है, अब भारत का गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे पहले भारत के क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, और जो पिछले 1773 वाला था उसमें गवर्नर थे और वो केवल बंगाल के थे। ठीक है, और इसके थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापारिक निकाय और प्रशासनिक व्यापारिक निकाय क्या किया गया, व्यापारिक निकाय के रूप में इसको बंद कर दिया गया। कभी व्यापारिक निकाय नहीं रह गया, यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय रह गया। अब व्यापारिक निकाय नहीं रहेगा तो मतलब ऐसा नहीं है कि व्यापार बंद हो गया, व्यापार इंडिविजुअल हो गया, कोई भी यहाँ पे व्यापार कर सकता था। ठीक है, मतलब व्यापारिक काम जो थे ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो उसे छीन लिए गए थे। प्रशासनिक संस्था के तौर पे वह काम करेगी। जैसे भारत में क्या किया जाए, किसी भी व्यापारिक संस्था जैसे विजय माल्या का जो किंगफिशर एयरलाइन है उसके कर्मचारियों को कहा जाए नहीं कि तुम कल से क्या करोगे, अब चलो तुम कल से अब हमारे यहाँ काम करोगे, और क्या काम करोगे मतलब किसी भी सरकारी काम में लगा दिया जाए तो वो व्यापारिक छोड़ के प्रशासनिक काम में लगा दिया जाए तो वो प्रशासन के अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ था। और पूरे भारत की विधायिका की जो शक्ति थी वो किसको दी गई थी, विलियम बेंटिंक को। मतलब भारत का जो गवर्नर जनरल था उसमें पूरे भारत की विधायिका मतलब कानून बनाने की शक्ति भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और एक है सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन यहीं से शुरू हुआ था। लेकिन हुआ क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे इसके विरोध किए, इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन ये महत्वपूर्ण कदम था कि इसमें कोशिश की गई कि खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के बाद इसको समाप्त कर दिया। इसके बाद आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो चार्टर अधिनियम 1853 का ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये चार्टर अधिनियम के रूप में अंतिम है, मतलब कंपनी के शासन के रूप का अंतिम मतलब नियम है जो कंपनी पे थोपा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। अभी देखिए भारत की जितनी भी विधायी और प्रशासनिक काम थे वो सब गवर्नर जनरल के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब क्या किया गया, इनके दोनों काम अलग अलग कर दिए गए। ध्यान रखिएगा, ये मेन पॉइंट्स हैं, इसमें बहुत सारा चर्चा करेंगे तो फिर किताब ही बन जाएगी। तो हमें पूरी ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, हमें केवल पॉइंट्स बताने हैं। आपने किताब पढ़ा होगा तो ये रिवीजन का ये बहुत अच्छा मॉड्यूल है। और परिषद में क्या हुए, 6 नए सदस्य जुड़ गए जिसको विधान पार्षद कहा जाता था। और भारतीय विधान परिषद एक छोटी संसद के रूप में काम करने लगी। ठीक है, जो विधान परिषद जो परिषद थी उसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, आपको पता है पुराने समय में, और उसमें 6 नए सदस्य जोड़ दिए गए। और इसको क्या कहा जाने लगा, भारतीय विधान परिषद एक छोटी संसद के रूप में इसकी मान्यता मिल गई। यहीं से सारे कानून बनते थे। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत एक और काम किया गया था। एक काम तो वो किया गया था कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको विधायी शक्तियाँ वगैरह दी गई थी। और दूसरा काम क्या था, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का अब यहाँ से व्यवहारिक रूप से शुरू हुआ था। वहाँ तो हुआ ये कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके हस्तक्षेप के बाद उसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, और यह भारतीय नागरिकों के लिए भी खोले जाने का प्रस्ताव इसमें आया था। फिर इसके बाद अब हर एक जो प्रस्ताव आता है उसके लिए कमेटी बनती है कि कैसे किया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, सुझाव मांगने के लिए कमेटी बनती है। वैसे ही एक कमेटी बनी 1854 में जिसको मैकाले समिति बना जाता है। ठीक है, मैकाले समिति अब बताएगी कि कैसे एग्जाम करवाना है, क्या क्या विषय रखना है, सारी चीज़ें। तो 1854 में ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछता है कि मैकाले समिति किस लिए बनी थी और ये कब बनी थी। ठीक है, उसके बाद 1861 में भारतीय प्रशासनिक सेवा की स्थापना हो गई थी। क्या हो गई थी, भारतीय प्रशासनिक सेवा की स्थापना हो गई थी। लेकिन ये ब्रिटिश क्राउन में, अभी यहाँ तक कंपनी का शासन है, इसके आगे ब्रिटिश 1858 में ब्रिटिश रूल आ जाएगा, मतलब सीधे प्रशासन कंपनी से हट के ब्रिटेन के ताज में चला जाएगा। और आपको बताना यह है कि 1863 में जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की स्थापना 1861 में हुई, तो सबसे पहला जो भारतीय थे वो उनका चयन, मतलब वो कौन थे जिनका सबसे पहले जो ICS बोला जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, उसमें पहले भारतीय हैं जिनका चयन हुआ था। इसलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ है, आप कमेंट में बताइएगा, मैं बाद में उत्तर बताऊंगा कि पहले जो ICS अधिकारी थे वो कौन थे। ठीक है, तो यह हमने देखा, ये मतलब जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो शासन था उसमें 2 पार्ट थे, कंपनी का शासन और फिर सीधे ब्रिटेन का शासन। तो कंपनी के शासन के अंतर्गत इतनी ही चीज़ें आती थी। अब 1858 की क्रांति होगी, उसके बाद उनको लगेगा कि अब यहाँ पे शासन करना आसान नहीं है और वो चले जाएंगे। और मतलब कंपनी को क्या करेंगे, कंपनी के जो काम है उनको सोचेंगे कंपनी से अब नहीं हो पाएगा, अब हमें करना ही होगा।
ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगली क्लास में हम देखेंगे 1858 के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए और बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन थे, इसलिए आप जरूर उसको देखिएगा।